नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख नदियों को, जो कि सभी परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक है। मीन्स कि सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बिना इस टॉपिक से प्रश्न पूछे कोई भी प्रश्न पत्र पूरा ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सभी नदियों को हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे। सारी नदियों को हम आपको व्याख्या के साथ समझाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो लंबी थोड़ी ज़रूर होगी, बट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और ये पूरे नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, जितने की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी नदियों को हम व्याख्या के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्चुरी किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो एस्चुरी किसे कहा जाता है, आइए इसको समझते हैं। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, एस्चुरी कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि इधर का जो एरिया है ये पूरा कवर है और यहाँ का जो एरिया है ये पूरा खुला हुआ है। तो जो आधा बंद है और आधा खुला हुआ है, वहाँ पे ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों मिल जाते हैं और ऐसे ही एरिया को एस्चुरी कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। एस्चुरी को ही ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए जानते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी नदी जहाँ महासागर से मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। क्या हो जाती है? बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि आप फ्रेंड्स फिगर में देख पा रहे होंगे कि क्या है कि यहाँ पे आपका ये महासागर है। क्या है? ये महासागर है। और ये जो छोटी छोटी धाराएं गई हैं नदियों के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये त्रिभुजाकार टाइप से एक आपका प्लेस बन जा रहा है, कई क्षेत्र बन जा रहा है, और इसे ही डेल्टा कहा जाता है। जो डेल्टा होते हैं ये प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये जो आपको पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है कि ये जो बह कर आई गई मिट्टी है, ये जो उपजाऊ मिट्टी का होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं। परीक्षाओं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आइए जानते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अपवाह तंत्र शब्द क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, यहाँ से धाराएं आ रही हैं, यहाँ से धाराएं आ रही हैं, यहाँ से धाराएं आ रही हैं। आप ये रेड कलर का देख पा रहे हैं, मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ इधर इधर। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं आ रही हैं, इससे एक मुख्य नदी का निर्माण हो रहा है। इसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वह मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। जो छोटी छोटी धाराएं आ रही हैं दोस्तों, ये मुख्य नदी की मीन्स कि अगर ये जो कोई मुख्य नदी है तो ये इसकी सहायक नदी कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं भारत के अपवाह तंत्र को। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। पहले में आपका आता है, अब हिमालयी अपवाह तंत्र में आपका आता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दोस्तों क्या आता है, ये अपने यहाँ की सारी नदियाँ आती हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपको इस पॉइंट को, आपको फिगर को माइंड में ध्यान रखने हैं।
अगर आप इस फिगर को भी अच्छे से ध्यान में रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपका इस साइड में क्या है, सिंधु नदी तंत्र है, इस साइड में क्या है आपका गंगा नदी तंत्र है, इस साइड में आपका क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और जो नीचे के साइड में है ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, जो कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के द्वारा होती हैं। आइए सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। किन किन देशों से होकर बहती है? 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये चीन है, यहाँ पे नेपाल है, और ये हमारा यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये क्या है, जो सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चीन है, और चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है, किसका? सिंधु नदी का। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के तमचोम के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ती हुई यह नदी गिलगित से होते हुए दर्जिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए ये फिर आपके यहाँ पाकिस्तान में आती है, और कराची के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ से मिल जाती है? कराची से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो 2880 किलोमीटर है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जो कि हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आइए जानते हैं चेनाब नदी के बारे में। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश, इसका जो उद्गम होता है यह हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश के इस नदी का निर्माण 2 नदी, कौन सी नदी? 2 नदी, चंद्र और भागा नदी से होता है। किन किन नदियों से होता है? चंद्र और भागा नदी से, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिल जाती हैं, जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों के बारे में भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देने हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनमें है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको आज ही ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं झेलम नदी के पास। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता है। कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये नदी? झेलम नदी ये चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है ये नदी? पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। अगला है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है? पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब आइए जानते हैं सतलज नदी के बारे में, जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तिब्बत है और यहीं पे एक राक्षस ताल है, और यहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो कि सिंधु नदी है, ये भी, उसका भी जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? तो चीन के, मीन्स कि तिब्बत के
यहीं से होता है और यहीं से सतलज नदी का भी उद्गम होता है। आपको ये 2 पॉइंट को याद रखने हैं कि चीन में किस किस का नदी का उद्गम होता है, तो सतलज नदी और सिंधु नदी। अभी और आगे पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? बहावलपुर में चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ये जो सिटी नेम आपको दोस्तों बताया जा रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो कि स्टूडेंट है हमारे, अगर वो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए ये प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उन्हें पूरा डीप में लिखना पड़ता है। आइए कुछ नोट को भी ध्यान देते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेनाब में मिलने से पहले यह ब्यास नदी में जाकर मिलती है। जो सतलज नदी है वो चेनाब नदी में मिलने से पहले कहाँ पे जाके मिलती है? ब्यास नदी में मिलती है। आइए जान लेते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की एक संधि है। क्या है सिंधु जल समझौता? पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां हैं, इनमें हैं ब्यास, रावी और सतलज। इनका नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां, जो कि पश्चिम की नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? सिंधु जल समझौता के तहत दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो इनका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट को याद रखना है कि सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और अलकनंदा जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तब इनका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, मीन्स कि ये जो भागीरथी नदी है, जब ये बांग्लादेश में जाती हैं तो इन्हें पद्मा का नाम दिया जाता है। और यही पद्मा जो कि ब्रह्मपुत्र जिसे कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसमें ये पद्मा नदी मीन्स की भागीरथी नदी मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से जिसे मेघना का नाम दिया जाता है, और इन्हें ही संयुक्त रूप से मेघना का नाम दिया जाता है। और ये कहाँ जाती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। पॉइंट को आपको याद रखने हैं, आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई यह पद्मा जो कि भागीरथी नदी है, ये जो नदी कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में जा रही है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है के साथ मिल जाती हैं, और इन्हें संयुक्त रूप में मेघना के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में कई बार मेघना नदी के बारे में जाना पूछा गया है, या आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मेघना किन नदियों की संयुक्त नदी है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि पद्मा और जमुना, ठीक है। और ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती हैं। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिनमें हैं यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। आइए अब पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं।
यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। इस नाम को आपको याद रखने हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा, केन। यमुना जानते हैं कोसी नदी। यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में भी तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान देना है। यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? बिहार के कटिहार में। आइए बढ़ते हैं दामोदर नदी की ओर। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये नदी निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी में अचानक से आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। इस नदी के कारण भी क्या होता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है और इसी वजह से दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आइए, गोमती नदी। फ्रेंड्स, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमेद ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। फुलहर झील किसे कहते हैं? तो गोमेद ताल को कहते हैं। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे कि सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। फ्रेंड्स, गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी गंगा नदी के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, इन सारे पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा नदी के बाएं तट पर गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी मिलती हैं, और गंगा नदी के दाएं तट पर यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी मिलती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और गंगा के किनारे बसा शहर सबसे बड़ा कानपुर शहर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा नदी के प्रवाह का जो क्रम है वह उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम पहला देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नदी फ्रेंड्स तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स, नोट करिएगा इस चीज़ को कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको चीज़ बता दें कि ये जो हमने रेड लाइन में, रेड कलर में जो कुछ लिखे हुए हैं, नदियों के नाम लिखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांगपो नदी के बारे में भी पूछा जाता है कि सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमने रेड कलर में लिखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहाँ पर किन किन नामों से पुकारा जाता है।
जब यह नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में यह गंगा मीन्स की पद्मा के साथ, ये जो गंगा नदी है बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है, के साथ मिल जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। ये हैं तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दाएं तट से और लोहित, बराक, दिबांग, कपिली बाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फ्रेंड्स, लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। लोहित नदी को खून नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट को याद करने हैं, देखने भी हैं, समझने भी हैं। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। फ्रेंड्स, आप ये सभी जानते हैं कि ये प्रायद्वीपीय है और इसे ही ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि हिमालय नदी के तंत्र की तुलना में यह बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या करती हैं, ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा हैं, ताप्ती हैं और माही हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपको ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा, ताप्ती, माही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आप इसे लिख भी सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हम इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है नर्मदा नदी की, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, किसी भी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 13 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच घाटी से होते हुए बहती है। आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको नोट करने हैं। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, आपको याद रखना है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये जो ताप्ती नदी है वो कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सब कुछ बताते चल रहे हैं। और एक पॉइंट इसको भी याद करिएगा कि माही नदी, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में इस पॉइंट को पूछा गया है, तो आपको इसको डबल स्टार टिक कर लेना है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी फ्रेंड्स, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है गोदावरी नदी और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके यहाँ से निकलते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? पहली गोदावरी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम कृष्णा नदी जल विवाद को भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कृष्णा नदी जल विवाद क्या है। तो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित ये कृष्णा नदी जल विवाद है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। किन किन राज्यों के बीच में है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। और ये कब से चल रहा है? तो ये 1957 से 1957 से ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये महानदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे ये नदी गिरती है? महानदी कहाँ पे जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तेल नदी, जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो तेल नदी है और जोंक नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कौन सी है? तो ये पहाड़ से निकलने वाली एक नदी है, एक ये पहाड़ी नदी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि जमशेदपुर जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह गुम हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि किस रिवर को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साल्ट रिवर के नाम से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं।